अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में इख्तिताम पज़ीर हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी कानून के नुक्ता नज़र से अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया गया, जिसमें फ़ौजियों की हिफाजत, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मवासलात से मुस्तफ़ीद करना शामिल था। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने यहाँ खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ही अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अहम किरदार अदा करता रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस ग्रुप के एहलकारों को एक फ़रीक के अदम ताउन की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें मिलकर इस हिफाजती खला को दूर करना होगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने नाज़रीन इस दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि कशीदगी के शिकार जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ रस्मी क़याम अमन काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अमन की इन कोशिशों को मुस्तकिल बनाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली भी अपनाना होगी। यही इक़दाम कामयाबी का ज़ामिन समझा जा सकता है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए आला सतह का इजलास दिसंबर में अफ्रीकी मुल्क घाना में होगा, जिसमें रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और वज़राए दिफ़ा शरीक होंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी के अंदर होने वाला ये इजलास कितना अहम था, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे यकीनन हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इस अहम इजलास के हवाले से एक पैकेज है, आपको दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन का 2 रोज़ा वज़ारती इजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें UN सेक्रेटेरिएट के सीनियर हुक्काम, अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी बराए पीस कीपिंग ऑपरेशंस में नुमाइंदगी करने वाले 156 रुकन ममालिक, मकामी और बैनुल अक़वामी माहिरीन शरीक हुए। 2 रोज़ा इजलास के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। बैनुल अक़वामी कानून के नुक्ता नज़र से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौजियों की हिफाजत, उनकी तिब्बी सलाहियत को बढ़ाने के अलावा टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मवासलात से फ़ायदा उठाने पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने तकरीब में शरीक तमाम मंदूबीन को खुश आमदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कशीदगी का शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर अहम किरदार अदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के मुताबिक 6 दहाइयों पर मुहीद अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में पाकिस्तान की शिरकत बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के क़याम में इसके किरदार का वाज़ेह मज़हर है। Pakistan has a long-standing commitment to UN peacekeeping. As a leading troop contributor, we have a significant stake in its success. Our participation in US peacekeeping, spanning over 6 decades, is a tangible manifestation of our contribution to maintenance of international peace and security in line with the UN Charter. निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जिस तरह हमने अमन फौजियों की तरबियत के लिए एक जदीद तरीन सहूलत काम की है, उम्मीद है कि हमारे बैनुल अक़वामी शराकतदार एक इंस्टीट्यूट फॉर पीस बिल्डिंग बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट के साथ ताउन करेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के भारत और पाकिस्तान के मुतालिक फौजी मुबस्सर ग्रुप की अहमियत का जिक्र किया, जो कि 1949 में कायम किया गया। We must stand firm in holding accountable the perpetrators, individuals and groups that harm or threaten UN peacekeepers. Medical care for peacekeepers is also essential. निगरान वज़ीर ख़ारिजा का कहना था, जहां पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ अमन मिशंस में 4000 से ज़ायद फौजी फ़ख्र के साथ फराहम कर रहा है, वहीं क़याम अमन पर भी तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। अमन मिशन का हिस्सा बनने वाले एहलकारों की तिब्बी इमदाद के लिए भी इक़दामात होने चाहिए। उनकी हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। स्टेट मिनिस्टर उबूर जापान ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए पीस कीपर्स का किरदार बहुत अहम है। जापान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशंस में हर तरह की मुआवनत फराहम करेगा। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन की मुसलसल वाबस्तगी की निशानदेही है, जिसका मकसद तनाज़ात वाले इलाकों में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी रिपोर्ट पर इनफैक्ट इसी 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब से। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। और सर ज़रा ये फरमा दीजिएगा, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जब हम इसकी अहमियत की बात कर रहे हैं, अब बहुत सारी जगहों पर बदकिस्मती से हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जब बात की जाती है तो पाकिस्तान के साथ एक चीज़
जो जोड़ी जाती है वो अलमिया ये है कि वो दहशत गर्दी है। हालांकि हम सब ये जानते हैं, बहुत सारे ममालिक को भी इसका अदराक है कि दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे जो ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं वो पाकिस्तान ही ने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद दहशत गर्दी से पाकिस्तान को जोड़ा जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो एक कॉन्फ्रेंस है, जो दुनिया भर में अमन मिशंस भेजे जाते हैं, उसमें पाकिस्तान का जो एक किरदार है उसको जिस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उजागर किया गया है, उससे कितनी मदद मिलेगी हमें हमारा वो जो एक नेगेटिव इमेज है उसको ख़त्म करने में? सर जी, पाकिस्तान की जो अपनी कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में, ये ट्रेमेंडस है। एंड आई थिंक वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ यूएन मिशंस अभी तक जितने हुए हैं। उसमें आप कॉन्गो से शुरू कर लें, आई थिंक 1960s में, देन वी हैड नमीबिया, कुवैत, हेटी है, बाल्कन्स है, सोमालिया, सो ऑल टोल्ड, और सियरा लियोन में। इसी तरीके से आई थिंक देयर इज नो कॉन्टिनेंट जहाँ पे पाकिस्तान ने पीस कीपर्स नहीं भेजे। और ये एक लिहाज से एक तो रिकग्निशन है पाकिस्तान की मिलिट्री की, और जी सिविल जी आर्म फोर्सेस भी जाती है, पुलिस भी जाती है, इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रलिटी और रूल ऑफ लॉ। सो आई थिंक ये बहुत खुश आइंद है ये कॉन्फ्रेंस, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो नस्ट में यहाँ पे हमारे एक सेंटर है यूएन पीस कीपिंग से रिलेटेड, जहाँ पे इसके ऊपर जी जी कोर्सेज भी कराए जाते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग में बातचीत होती है। तो हर लिहाज से आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो पाकिस्तान में, आई थिंक इट शुड बी वेलकम। और इसका मकसद भी यही है बेसिकली कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं उनकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, स्पेशली जो हमारी खवातीन हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आई थिंक ये जो स्टीरियोटाइपिंग है पाकिस्तान की, इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसमें डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया का रोल भी है, उसके अंदर वेस्टर्न मीडिया का रोल है, उसके अंदर इंडियन मीडिया का रोल है। तो स्टीरियोटाइपिंग जो है ये खत्म होनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल जो लॉज हैं, और उसी के तहत हमारे यूएन पीस कीपर जो है। और आई थिंक इफ यू लुक एट नंबर्स, almost 230,000 men and women have participated in different UN mission operations, और उसके अंदर 171 की कुर्बानियां भी हैं। तो इसका जी मतलब जी यूएन के शोहदा भी हैं, जो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपनी जानें दे के यूएन मिशन को कामयाब किया है। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। पाकिस्तान का जो किरदार है अमन मिशंस के अंदर, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उनसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात सर, आज पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ने इस कॉन्फ्रेंस से, इस इजलास से खिताब करते हुए ज़रूर कही कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इस ग्रुप के एहलकारों को एक फ़रीक के अदम ताउन की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और हमें मिलकर इस खला को दूर करना होगा। मैं चाहूँगी कि हम खुलकर ज़रा इस पर बात कर लें। ये फ़रीक कौन है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जब इस खला को पुर करने की बात आती है तो ये किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता? ये जो यूनाइटेड नेशन मिशन है कश्मीर का, इंडिया पाकिस्तान का ओल्डेस्ट मिशन है। हाँ आई थिंक दिस वाज राइट फ्रॉम 48 में वॉर हुई, जी और जो कश्मीर वॉर है उसमें 1949 से डिप्लॉयड है। दिस इज द जी ओल्डेस्ट जी मिशन। तो एक तो यूएन का अपना एक टेस्ट है कि उनका एक अपना सबसे पुराना मिशन जो है उसको लेते एक साइड की उसका टल करती है। हमारे पास ऑब्जर्वर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, दे आर अलाउड टू ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, ठीक एलओसी, जहां भी जाना चाहें, और कभी रुकावट नहीं होती। और उनका एक उनकी ड्यूटी में है कि जब कोई एस्केलेशन होती है या लेट्स से कोई फायरिंग होती है या कोई और इंसिडेंस होता है जहाँ वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, तो उसको जाके मॉनिटर करके रिपोर्ट भेज। भारत की तरफ से ये है कि जम्मू से आगे उनको जाने की इजाजत नहीं, और ये बड़ी कोशिश करते रहे कि इस मिशन को खत्म ही कर दिया जाए। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो ऑनस ऑन यूनाइटेड नेशंस, जो इतना बड़ा इदारा है, इस चीज को इंश्योर करे। और ये आई थिंक शुड बी डिस्कस्ड इन द इंटरनेशनल फोरम्स कि यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग मिशन, और वो वन साइडेड क्यों ऑपरेट करता है, और भारत हर दफा धौंस और धांधली के साथ उनकी जो एफर्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस अगर वो लेट्स से ह्यूमन राइट्स पे सर्वे करना चाहते हैं, एलओसी को विजिट करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, तो वो लोग जम्मू से आगे नहीं जा सकते। तो इट मीन्स कि भारत जो है बेसिकली एक यूएन मिशन को उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है और यूनाइटेड नेशन चार्टर की, बिकॉज एक मैंडेट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जिसके जी जी तहत ये कायम हुआ जी था। और ये कहीं भी नहीं है दुनिया में, ये वाहिद मिसाल है जो इंडिया ने यहाँ कायम की है। एंड आई थिंक दे नीड टू बी एक्सपोज। उस लिहाज से आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बड़ा जरूरी भी था, बिकॉज ये यूएन का एक फोरम है, इट शुड बी हाईलाइटेड, उनको रिमाइंड कराया जाए कि भारत ठीक को है। वो
लेट्स से इन्फोर्स करें इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ जिसके लिए कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट मुनक्किद की गई थी कि बहुत सारे ममालिक के अंदर जब ये अमन मिशंस भेजे जाते हैं तो वो वहाँ बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, पहुँचाते भी हैं। अब ये कोशिश की गई है कि जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए, जो मवासलात का निज़ाम है जदीद तरीन मवासलात का, उससे फ़ायदा उठाते हुए इनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और हमारे निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने यहाँ पर कुछ तजावीज़ भी पेश की इस सारे मामले को लेकर। उन तजावीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, कितनी वो मौसर हैं, अगर उन पर अमल दरामद किया जाए तो कितना उस मंसूबे पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सकता है जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई ब्रिगेडियर साहब? आई थिंक अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट देखें तो वॉरफेयर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो सर्वेलेंस है, चाहे वो प्रोटेक्शन गियर है या वेपन सिस्टम है। यूएन ऑब्जर्वर्स और यूएन मिशन यूज करता है ट्रूप्स जो है। इसमें अगर आप देखें जो जैसे जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली जहाँ पे इन्फोर्समेंट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपको कुछ मिलिशियाज मिल जाएंगे, कुछ ग्रुप्स मिल जाएंगे। जैसा कोंगो में एक ग्रुप नंबर 23 है जो डिफरेंट कंट्रीज को अफेक्ट करता है, और वो भी खासे हाई टेक हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस। उनके पास शायद ड्रोन भी हैं। तो यूएन जो पीस कीपर्स हैं उनकी लाइव्स हमेशा थ्रेटन रहती हैं और ये बड़ा खतरनाक काम। तो आई थिंक उसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर साथ जोड़ के इस चीज को देखने की जरूरत है। और जो पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे नस्ट में, जो बेसिकली यूएन पीस कीपिंग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का ही काम करता है, और यहाँ पे ये डिस्कशंस होती हैं, उनकी सिफारिशात आई एम श्योर यूनाइटेड नेशन भी सुनेगा। और अभी भी आप देखें अफ्रीका में अभी ऊपर नीचे 4 कूच हो चुके, बल्कि 5 हो चुके हैं वेस्ट अफ्रीका में। तो इसका मतलब है कि शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इंटरवेंशन के लिए यूएन को ट्रूप्स भेजने पड़े, और वहाँ पे यू आर फेसिंग आर्म्ड ग्रुप्स। तो हर लिहाज से आई थिंक ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके अगर मकासद देखे जाए, इस साल जो घाना में फाइनल होनी है, इसमें पाकिस्तान और जापान जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मकसद ही यही है बेसिकली कि कंक्रीट मेजर टू इम्प्रूव ऑपरेशन लाइन विद ऑनगोइंग रिफॉर्म टू एक्शन ऑफ पीस कीपर। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और इस पे काफी काम करने की जरूरत है, और जो भी सजेशन दी गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल जी, इम्प्लीमेंट किया जाएगा तभी ये चीज़ें जो हैं, नुकसान जो है ख़ासतौर पर जानी नुकसान, इससे बचा जा सकेगा और फिर अमन मिशंस के दस्ते जो हैं जिस मकासद के लिए जाते हैं वो भी हासिल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्जियाकार, आपने उनका तज्जिया सुना। प्रोग्राम में मज़ीद टॉपिक्स पर भी हम बात कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अगर आप किसी के साथ इकोनॉमिक अब्यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस कमिट करते हैं या फिज़िकल वायलेंस कमिट करते हैं, तो ये तमाम एक्ट्स जो हैं ये वायलेंस के ज़मरे में आएंगे। एक स्पेशल लॉ है जो स्पेसिफिकली ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर कंप्लेंट को आपने डिस्पोज ऑफ करना होता है। पंजाब की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइसिस सेंटर्स हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं किसी भी किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो ख़वातीन फेस करती हैं। टू टर्न द बिहेवियर पॉजिटिव चेंज, जिसमें मेन एटीट्यूड्स के ऊपर हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस हद तक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पे लॉ एटलीस्ट ऑन पेपर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, वहाँ पे डेफिनेटली हमें ज़रूरत है कि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा रेजिलिएंट करें। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे इजराइल की, जिसने अपना गैर कानूनी तसल्लुत कायम रखने के लिए फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों के लिए खून से रंग दी है। आज भी इसराइली फोर्सेस ने 14 साल बेगुनाह और मासूम फ़लस्तीनी बच्चे को फायरिंग करके शहीद कर दिया, जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि जब उसे यहूदी आबादकारों की जानिब से ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उसने एक फ़ोन कॉल के ज़रिए पुलिस से मदद मांगी थी। जुल्म की इंतहा देखिए कि एक तो बच्चे की जान ले ली और फिर सेहूनी फोर्सेस बच्चे के घर पर भी छापा मारती हैं और अहले खाना को हिरासत में ले लेती हैं। घर में ताज़ियत के लिए आए अफराद को भी ज़दोकोब का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन, बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है और रवां साल हम देख रहे हैं कि इस हवाले से संगीन तरीन साल रहा, जिसमें अब तक 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इसमें 34 बच्चे शामिल हैं। सवाल यह है कि इंसानी हुकूक के अलंबरदार तंजीमें और ऐसे ममालिक जो मामूली वाक़यात पर बिलबिला उठते हैं, इस सरज़मीन पर होने वाले जुल्मों सितम पर खामोश क्यों हैं?
کیا دنیا کے طاقتور ملکوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل نہیں کروانا چاہیے؟ اور آج جو ظلم معصوم فلسطینی پر ڈھایا گیا، اس پر ہم نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ رپورٹ دیکھتے ہیں پہلے۔ نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ مظالم رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ بیت المقدس میں 14 سالہ بچے کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق خالد سمر الزنین نامی فلسطینی بچے پر یہودی آباد کاروں نے ٹرین میں حملہ کیا تھا۔ بچے نے تحفظ کے لیے پولیس بلائی تو پولیس نے آباد کاروں کو گرفتار کرنے کے بجائے الٹا فلسطینی بچے کو ہی فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے بعد ازاں بچے کے گھر پر چھاپا مارا اور اہل خانہ کو حراست میں لے لیا، جبکہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو بھی زد و کوب کیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ رام اللہ کے مغرب میں واقع پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فورسز نے دھاوا بول دیا۔ ان جھڑپوں کے دوران 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ فلسطینی صدر کے ترجمان نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے سلامتی اور استحکام حاصل نہیں ہوگا۔ مشرق وسطی میں مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، پاگل پن کے شکار اسرائیلی اور اس کی فورسز کو روکا جائے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یہ سال 2005 کے بعد مغربی کنارے میں سب سے زیادہ پرتشدد سال ثابت ہو رہا ہے۔ مشرق وسطی امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار ونز لینڈ نے رواں ماہ سلامتی کونسل کو بتایا کہ اس برس احتجاج، جھڑپوں، عسکری کارروائیوں، حملوں اور دیگر واقعات میں اب تک 200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ دفتر کے مطابق رواں سال مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ سے کم از کم 705 فلسطینی زخمی ہوئے۔ یہ صورتحال ایسے حالات کی منظر کشی کر رہی ہے جس نے خطے میں بڑھتے ہوئے احساس مایوسی نے تشدد کو فروغ دیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی آبادکاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے نے زور دیا کہ ایسے واقعات کے تمام ذمہ داروں کا محاسبہ کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیلی سیکورٹی فورسز پر زور دیا کہ وہ مہلک طاقت استعمال کرنے سے باز رہیں۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی علاقوں کو تقسیم کر کے عرب مسلم ریاست اور یہودی ریاست اسرائیل قائم کرنے، جبکہ یروشلم کو اقوام متحدہ کے زیر کنٹرول رکھنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ تاہم 1967 میں فوجی طاقت کے بل بوتے پر اسرائیل نے متعدد فلسطینی علاقوں پر ناجائز قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ لاکھوں فلسطینی ہمسایہ مسلم ممالک میں کیمپوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی اور عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ فلسطین کی آزادی اور ہم وطنوں کی واپسی کے لیے اپنی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنائے اور اسرائیل کو اس کے غیر قانونی اقدامات سے باز رکھا جائے۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ظلم و بربریت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ تھمنے کا اور رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں نہیں رک رہا ہے؟ یا کیوں اس کو کوئی روک نہیں رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے فیض الرحمان صاحب سے، سینئر صحافی ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، ویڈیو لنک پر بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم فیض صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ فیض صاحب، ایک تو آپ سے بات کرنا آج اس لیے ضروری تھا، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی بڑی مضبوط گرپ ہے، بڑا اچھا تجزیہ آپ شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا، ہم نے آپ سے آج رابطہ اس لیے بھی کیا کہ آپ چونکہ امریکہ میں موجود ہیں، اسرائیل کو امریکہ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے۔ پہلے تو ذرا یہ سمجھا دیجیے گا کہ امریکہ جب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، امریکہ کے اپنے اندر جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہاں کی گورنمنٹ ہو، وہاں کی اپوزیشن ہو، وہاں کے عوام ہو، سب کے سب ہم نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ بلیک لائف میٹر جیسی جو وہ وہاں پر ہیں تحریک وہ چلتی ہیں، لوگوں کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے، اس پہ امریکہ کے اندر بات بھی ہو رہی ہے، اقدامات کیوں نہیں ہو رہے سر؟ اگین اسما، بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اس اہم موضوع پر میں کچھ اظہار خیال کر سکوں۔ جی سر۔ اور کوئی شک نہیں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک اور المناک ایک چیپٹر ہے اس تسلسل سے، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا اپنی انٹرو میں کہ ایک تسلسل ہے جو کہ آپ جب سے اسرائیل
قیام میں آیا ہے اس وقت سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ، اور اس میں خاص بات ایک نوٹ کرنے کی یہ بھی ہے کہ جب ہم فلسطینی کہتے ہیں تو اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں، لیکن عیسائیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے، اور میں اس لیے اس کو شیئر کر رہا ہوں اس نقطے کو کیونکہ آپ نے امریکہ کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر امریکہ کا جو انیکشن ہے یا جو ایک پرسیوڈ ایک انڈیفرنس، بے توجہی جسے کہتے ہیں، وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل یا فلسطین کا جو ایشو ہے وہ صرف ایک مذہبی ایشو نہیں ہے، وہاں پر ایک کرسچنز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ پرسیکیوشن کا شکار ہے، اور جو بھی وہ آبادی بھی اس ظلم و بربریت کے خلاف اپنے جو مسلمان فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ سوری فیض صاحب، یہاں میں بس چند سیکنڈز کے لیے آپ کو روکوں گی معذرت کے ساتھ، اسی لیے سر جب میں نے سوال کیا نا تو میں نے اس میں یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کیوں دکھائی نہیں دے رہا، میں نے کہا کہ انسانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی جان لی جا رہی ہے، تو انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو یہ اگر دکھائی دے رہا ہے تو اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہے سر؟ بالکل نہیں، بالکل آپ کا وہ پوائنٹ بالکل بجا تھا، اور میں نے اس لیے اس کو تھوڑا سا ایمفیسائز اس لیے کیا کہ چونکہ امریکہ کا ذکر ہے تو میں چاہتا تھا کہ اس کو ایک بہرحال ایک چیز پر تھوڑی سی مزید اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ اچھا، جو امریکہ کی جو بات ہے یہ ایک بڑا ہی ایک حیرت انگیز ان کا معاملہ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس دیکھیں جس میں جو پوری دنیا کے بارے میں اور ہمارے ریجن کے بارے میں، مڈل ایسٹ کے بارے میں، پھر ہر ملک کا الگ الگ وہ دیکھتے ہیں، تو اسرائیل پر اور وہاں کی جو آکوپائڈ ٹیریٹوریز ہیں اور وہاں پر زیادہ یہ آفیشیل پوزیشن ہے امریکن گورنمنٹ کی کہ وہ مقبوضہ علاقے ہیں، اور اس رپورٹ میں بھی ان کو مقبوضہ علاقے کہا گیا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے ان ابیوزز جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، جو ظلم ہے، ایکچولی میں زیادتیوں کی بھی نہیں بلکہ ظلم جو ہو رہا ہے اس کو بہت ہی تفصیل سے ہائی لائٹ کیا گیا، جس میں جو آربیٹرری کلنگز ہیں، ڈیٹینشنز ہیں، یہ تمام واقعات کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہاں جو اور بہت سی جو تنظیمیں ہیں جس میں میں خیر جو ایمنسٹی انٹرنیشنل صرف یہاں کی نہیں بلکہ ایک عالمی تنظیم ہے، اس نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ان تمام مظالم کو جو ہے وہ ایک مینشن کیا اپنی رپورٹس میں، بلکہ وہاں پر انہوں نے اس کو اپارتھائڈ اور وار کرائمز تک کہا ہے اپنی رپورٹس میں۔ تو یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں یونیورسٹیز میں بھی ایک موومنٹ ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکہ اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں یا جو لوگوں کے انویسٹمنٹس ہیں اسرائیل میں وہ نکالیں، اور وہ بھی بڑی ایک کسی حد تک ایک کامیاب موومنٹ ہے۔ لیکن ہمیں سب کچھ دکھائی تو دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ساری رپورٹس بھی آ رہی ہیں، جا بجا کوئی چیزیں آپ کو مذمت بھی نظر آ جاتی ہے، خود امریکی صدر بھی اس بات پہ کہہ چکے ہیں، بلنکن صاحب بھی اس بات پہ کہہ چکے ہیں، لیکن عملی اقدامات کیوں نہیں ہوتے اور اسرائیل کو ان مظالم سے روکنے کی کوئی ایک اچھی یعنی ایک کیا کہنا چاہیے ایفیکٹو کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ اچھا، اس کا معاملہ یہ ہے اپنا اسما کہ ایک امریکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، تو یہاں پر جو امداد کی بات ہے آپ یہ دیکھیے کہ ایک بہت سب سے بڑا ریسیپینٹ ہے امریکی امداد کا، وہ ہے کانگریس کے ہاتھ میں، اور کانگریس میں وہاں پر بہرحال اسرائیل کی ایک بے پناہ ابھی بھی زبردست حمایت حاصل ہے۔ حالانکہ ایڈمنسٹریشن اس وقت جو معاملات ہیں خصوصاً ہمارے جو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو اور یہ ہمارے صدر یعنی بائیڈن صاحب، اور اوور آل جو ایڈمنسٹریشن کے حال جو تعلقات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں، خصوصاً ڈیموکریٹس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہاں پر حمایت موجود ہے، یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن دیکھیں اگر آپ کسی کی حمایت بھی کر رہے ہیں تو ایک چیز جس کا کوئی نہ کوئی تصفیہ نکالا جا سکتا ہے، تو تصفیہ کی طرف کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ ظلم سے تو اس کو روک سکتے ہیں، حمایت کرنا کسی کی بھی، لیکن آپ کس بیس پہ کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ حمایت کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تو یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ کہا جائے کہ کوئی تصفیہ آپ کر لیں نا، یہ ظلم جو ہے اس کو رکوانے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ اہم سوال ہے تصفیہ، جو ظاہر ہے کہ اس میں یہاں پر جو امریکہ کی جو ایک آفیشیل سرکاری پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک وہاں پر اس پورے ریجن کو 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی فلسطینیوں کی الگ ریاست قائم کی جائے اور اسرائیل کی جو ریاست ہے
جو کہ 1967 کے بارڈرز پر تھی، وہاں پر ان کو رکھا جائے. اور اس میں جو ایک کنسنسس تو ہے، فلسطینی بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مان گئے اس بات کو وہاں کی لیڈرشپ، لیکن اس میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو سلجھ نہیں پا رہے. اور آپ اس کا جو نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطینیز ہیں، جو بیچارے جو پیلسٹینینز ہیں، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس میں فوری ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو دیکھیے ہمارے پاکستانی وہاں کچھ گئے ہیں، امریکہ سے بھی گئے ہیں، کچھ ایون پاکستان سے جو بیت المقدس کے لیے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اپنے کسی فلسطینی بھائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو وہاں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی ایسا ظلم ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں کے اپنے مقامی لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کو وہ سہولت اور وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو ایک عام وزٹر کو جو دنیا کے کسی ٹھیک ہے، دوسرے ملک وہ وزٹر مسلمان ہے، اس کے ساتھ وہاں وہ سلوک نہیں ہوتا ہے جو وہاں کے فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو مسلمان وزٹر ہے، اس کو تھوڑا وسیع کر لیتے ہیں، مسلم ممالک کی جانب آ جاتے ہیں جہاں سے یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ان کو تو سب پتہ ہے، اس وزٹر کو اگر پتہ ہے تو ان مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو بھی سب پتہ ہے. بہت سارے ممالک میں یہاں نام نہیں لوں گی، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود اور مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم کے باوجود ہمیں ان ممالک سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہت گہرے کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس پہ کچھ سرفرما دیجیے گا. اسما، یہ ایک انتہائی اندھوناک معاملہ ہے، اور آپ اس میں واقعی ہم شروع سے اس طور ہوتے آئے ہیں، خصوصاً پاکستان میں نہیں، جو اوور آل آپ کی جو بر صغیر میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اس مسئلے کو شروع سے اٹھا رکھا ہے. اور ہم میں سب سے بڑا ہمارا رونا یہی ہے کہ خود ہماری جو ایسی طاقتور ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نام لینا بھی جو ہے وہ ہم کو تھوڑی سی شرم آتی، تو وہ ان ممالک نے بھی کیوں اپنا اثر ہے وہاں پر کیوں نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے کیوں ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ ایک بڑی اسٹرانگ موومنٹ چل رہی ہے مڈل ایسٹ، خصوصاً مڈل ایسٹرن ممالک میں، کہ تعلقات بحال کیے جا رہے ہیں. یعنی ایسا نارمل ایک پرسپیکٹو ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، ایک نیریٹو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی معاملہ ہے نہیں. اور بیچارے چند لاکھ فلسطینی جو ہیں، یہ ایک فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جیسے کہ آپ نے خود اپنے ایک انسانی مسئلہ ہے. اگر آپ آج یہ ایک پریسیڈنٹ، یہ مثال قائم کر کے اس کو سب کو جائز قرار دے سکتے ہیں، تو آپ دیکھیے اس کا پھر آپ نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے حصوں میں بھی مظالم ہو رہے ہیں. اور کشمیر خود ہمارا جو ریجن ہے، جو اس کا ایک بالکل جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہی واقعات سے یعنی ایک ہمت بڑی ہے انڈیا کی کہ آج کے چیزوں کے ساتھ جو ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کا جو اس پہ خصوصی حیثیت ہے وہ جو ختم کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہاں باقاعدہ G20 کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے، پھر وہاں پر وہ مس یونیورس کا جو مقابلہ ہے وہ بھی وہاں منعقد کیا جائے گا. تو یہ تمام یہ چیزیں جو ہیں وہ ان ریاستوں کو، ان ظالم حکمرانوں کو یہ میسج جاتا ہے کہ اگر ہم ایک خطے میں دنیا کے کسی ایک حصے میں اگر ہم یہ مظالم روا رکھ سکتے ہیں تو یہ دوسرے حصوں میں کیوں نہیں روا رکھے جا سکتے. اور یہی ایک سب سے بڑا اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جو ایک ٹریجڈی ہے اس فلسطینی کرائسس کی، وہ یہ ہے کہ دنیا نے ایک ظلم اور بربریت کو ایک نارملائزڈ انداز سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. اور یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھ اس کو بھی رہے ہیں لیکن دیکھ اپنے مفادات کو بھی رہے ہیں. مفادات ظاہر ہے زیادہ پیارے ہیں تو اس سائڈ کو ذرا اگنور کر دیا جاتا ہے. بہت شکریہ فیض الرحمان صاحب، آپ موجود تھے اور ہمیشہ کی طرح بڑا بہترین آپ کا تجزیہ، اور بات آخر وہیں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ مفادات اپنے سب کو عزیز ہیں. مسلمان ہی جو ہے وہ مسلمان پر ہوتے ہوئے یہ سارے مظالم اور یہ ساری بربریت دیکھ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسے خاموش رہنا پڑ رہا ہے اپنی معیشت کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے. حالانکہ بہتری تو زیادہ اسی میں کہ سب اگر متحد ہو جائیں، تو اگر آپس میں یہ سارے مل بیٹھیں تو ان کو شاید ان ممالک کی ضرورت نہیں ہے جو یہ سب کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. بہرحال جی، فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی امریکہ سے، ان سے ہم بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.
The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका ने पहली बार गैर मुल्की हुकूमतों के लिए इमदादी प्रोग्राम के तहत ताइवान को फ़ौजी इमदाद फराहम करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान का कहना है कि ताइवान के साथ ताल्लुकात को रिलेशंस एक्ट और वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक देखते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि ताइवान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता हो। अमेरिका ने रवां साल जुलाई में चीन की सख्त मुखालिफत के बावजूद ताइवान के लिए $345 मिलियन फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दी थी, जिस पर चीन ने इसे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया था। नाज़रीन, हम देखते हैं कि अमेरिका एक तरफ चीन से माशी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बात करता है, तो दूसरी जानिब ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जो दोनों मुल्कों के माबैन तनाज़ात को बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर बन भी रहे हैं। अमेरिका खुद कई ममालिक को बिला दरेग फ़ौजी इमदाद फराहम कर रहा है, लेकिन इसके बरअक्स जब इसने शुमाली कोरिया को खबरदार किया कि वो रूस को हथियारों की फराहमी से बाज रखे क्योंकि उसका ये इकदाम कशीदगी को हवा देने का बाइस बन रहा है, तो इस पर भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हैरत का इज़हार किया गया। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका का ये मयार खत्ते के लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है, इस पर आज हम आपको एक पैकेज दिखाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अमेरिका ने पहली बार गैर मुल्की हुकूमतों के लिए एक इमदादी प्रोग्राम के तहत ताइवान को बराह रास्त अमरीकी फौजी इमदाद की मंजूरी दी है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी एफपी के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने कांग्रेस को $8 करोड़ के फौजी इमदाद के बारे में आगाह किया। गैर मुल्की फौजी मालियाती प्रोग्राम के तहत ताइपे को दी जाने वाली ये पहली इमदाद होगी जिसमें आमतौर पर खुद मुख्तार ममालिक को ग्रांट्स या कर्जे शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम यकीनी तौर पर चीन को नाराज करेगा। 5 दहाइयों से अमेरिका ने सरकारी तौर पर सिर्फ बीजिंग को तस्लीम किया है। हालांकि ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत कांग्रेस खुद मुख्तार जजीरे को अपने दिफा के लिए हथियारों की फराहमी का तकाजा करती है। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया ने ताइवान को बराह रास्त इमदाद के बजाय अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसरार किया कि इस प्रोग्राम के तहत पहली इमदाद का मतलब ताइवान की खुद मुख्तारी को तस्लीम करना नहीं है। महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि ताइवान रिलेशंस एक्ट और हमारी देरीना वन चाइना पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका ताइवान के दिफा और जरूरी सर्विसेज को यकीनी बनाना है ताकि वो अपने दिफा की सलाहियत को बरकरार रख सके। महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि अमेरिका की आबनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम में मुस्तकिल दिलचस्पी इंतहाई अहम है। उधर ताइवान की वजारत दिफा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये इमदाद इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। महकमा खारजा ने इस इमदाद का बाज़ाब्ता ऐलान या तफसीलात नहीं बताई। इमदाद की फराहमी के लिए अभी कांग्रेस से मंजूरी दरकार है, जो अमली तौर पर यकीनी है क्योंकि दोनों जमातों के कानून साज ताइवान की हिमायत करते हैं। ईवान की खारजा उमूर की कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन ने भी इस फैसले की तारीफ की। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि ये हथियार न सिर्फ ताइवान की मदद करेंगे और खित्ते में दीगर जमहूरियतों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वाज़ेह है कि ये दूसरी मरतबा है जब जो बाइडन इंतजामिया ने ताइवान की हिमायत में नया मोड़ लिया है। रवां बरस जुलाई में सदर जो बाइडन ने बच जाने वाले अमरीकी ज़ख़ीरे से ताइवान के लिए $345 मिलियन की फौजी इमदाद की मंजूरी दी थी, जिस पर चीन ने उसे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया था। चीन ने अमेरिका के साथ ताइवान के रहनुमाओं की बातचीत के जवाब में 1 साल से ज्यादा अरसा के दौरान 3 बार बड़ी फौजी मशकें की हैं। अमेरिका एक तरफ खित्ते के बड़े मुल्क की नाराजगी के बावजूद ताइवान को फौजी इमदाद फराहम कर रहा है, तो दूसरी जानिब उसने शुमाली कोरिया को खबरदार किया है
कि वो यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार फरोख्त करने से बाज रहे। व्हाइट हाउस का कहना है कि प्योंगयांग को वाशिंगटन के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान मॉस्को के साथ असलहे की बातचीत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इस मामले पर प्योंगयांग और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। अमेरिका, ताइवान और चाइना के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। अब हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोग्राम में ताकतवर समुद्री तूफान इडालिया की, जिसने 2 अमेरिकी रियासतों में तबाही मचा रखी है। 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाला समुद्री तूफान फ्लोरिडा से टकराने के बाद जॉर्जिया में दाखिल हो चुका है, जिसमें 2 अफराद के हलाक होने के इत्तलात हैं। समुद्री पानी सैकड़ों घरों को अपने साथ बहा ले गया। तूफानी हवाओं के बायस दरख्त उखड़ चुके हैं और मवासलाती निज़ाम जाहिर है कि दरहम बरहम है। तूफान के बायस रियासत फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 4.5 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। फ्लोरिडा में शाहराहें बंद हैं और सड़कों पर कश्तियां चलने लगी हैं। लोगों के घरों का सामान पानी में तैरता दिखाई दे रहा है। समुद्री तूफान से अमेरिका भर में 2000 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, जिसका खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन, समुद्री तूफान साहिल से टकराने के बाद इस वक्त 3 अमेरिकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज है और सैकड़ों इमदादी कारकुन लोगों की जिंदगियां बचाने और उन्हें खुराक पहुंचाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका की 125 साल तारीख का बदतरीन तूफान था। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। अमेरिका की 2 रियासतों में समुद्री तूफान इडालिया ने तबाही मचा दी, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए। तूफान ने खलीजी साहिल के वसी हिस्से में तबाही मचाई है। तूफान पहले फ्लोरिडा के साहिलों से टकराया, जिससे रियासत में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। हजारों घर समुद्री पानी में डूब गए और घरेलू सामान तबाह हो गया। सैकड़ों घर 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टकराने से इस तूफान में बह गए। तूफानी हवाओं के बाद सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए, छतें उड़ गईं और खंभे टूटने से मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तूफानी बारिश के बायस मवासलाती निजाम मुतासर होने से फ्लोरिडा में 3 लाख और जॉर्जिया में तकरीबन 2 लाख घरों और कारोबारी मराकज को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। फ्लोरिडा के गवर्नर का कहना है कि अभी तक 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। Or it may be because you are in the eye of the storm and those conditions will change very, very quickly. So wherever you are, hunker down and don't take anything for granted here. This is a very, very powerful storm. फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि डालिया तेजी से एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। यह कैटेगरी 4 के समुद्री तूफान के तौर पर उरूज पर पहुंचने से पहले कैटेगरी 3 में आ गया था। साहिल से टकराने के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ गई है। ये रियासत अभी पिछले साल की मुहलिक समुद्री तूफान अयान से होने वाले नुकसानात से निपट रही है। ऐसे में इस तूफान ने तबाहकुन नताइज का खदशा जाहिर किया है और सड़कों पर कश्तियां चलने लगी हैं। सैलाब मुतासरीन की सहूलत के लिए इलाके से बाहर हाईवेज पर टूल माफ कर दिए और पनागाहें खोल दी गई हैं। 30,000 से ज्यादा कारकुन रियासत में इमदादी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के कामों में मसरूफ हैं। नेशनल गार्ड के तकरीबन 5,500 दस्तों को भी मुतहर्रिक किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि क्या अब भी कोई क्लाइमेट चेंज से दरपेश चैलेंज से इनकार कर सकता है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कहा था कि 2023 का समुद्री तूफान का मौसम इब्तदाई पेशगोई से कहीं ज्यादा मसरूफ होगा, जिसकी एक वजह समुद्री दर्जा हरारत इंतहाई गर्म है। मौसम 30 नवंबर तक चलता है। अगस्त और सितंबर में आमतौर पर इसका उरूज होता है। माहिरीन ने खबरदार किया कि तूफान का ये निजाम भी कम जानलेवा नहीं है। समुद्री तूफान के साथ बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आम बारिश की तरह नहीं है। ये बहुत भारी बारिश है जिसने दिन भर में जनूबी जॉर्जिया में सैलाब की सूरत हाल पैदा करके तारीख रकम कर दी है। समुद्री तूफान के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। अब हम रुख करने जा रहे हैं जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग का, जहां कसीर मंजिला इमारत में लगने वाली आग ने 73 अफराद की जिंदगियां निकल ली। इस रिहायशी इमारत में आग रात के वक्त लगी और इस तेजी से इमारत को अपनी लपेट में लिया नाज़रीन के रिहायशियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। अफरा तफरी में कई अफराद ऐसे थे जिन्होंने छलांगे लगाईं, उनसे उनकी ज़िंदगी तो बच गई लेकिन जिस्म की हड्डियां टूटने से वो शदीद जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त की आग लगी तो 200 के करीब अफराद जो हैं इस इमारत के अंदर मौजूद थे। आतिशज़दगी का एक और वाक़या फिलिपाइन में भी पेश आया है, जिसमें मलबूसात की फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जल गई और वाक़ये में फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे समेत
15 अफराद हलाक हो गए हैं। यहाँ भी लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए इमारत से कूदना पड़ा उनको। 3 अफराद की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें भी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। आतिश सदकी के इन वाक़यात पर हम अपनी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जनूबी अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग में 5 मंजिला रिहायशी इमारत में लगने वाली आग दर्जनों इंसानी जानों को निगल गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में आग उस वक्त लगी जब रिहायशी सो रहे थे। जोहान्सबर्ग इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस के तर्जुमान ने बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे इमारत में आग लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि रिहायशियों को निकलने का मौका नहीं मिल सका। कुछ ने खिड़कियों और बालकोनियों से छलांगे लगाकर अपनी जिंदगियां बचाने की कोशिश की, जिससे कई अफराद की हड्डियां टूट गईं। At this stage, the total number of people who have been recovered, it's 64, and then the total number of people who were injured or who received minor injuries or moderate injuries is about 43. मकामी अफराद का कहना है कि मुतस्सरा इमारत में बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे और आतिशज़दगी के वक्त तकरीबन 200 अफराद इमारत के अंदर मौजूद थे। फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया। ताहम इस दौरान 100 से ज्यादा अफराद झुलस गए थे, जिनमें से 73 अफराद की मौत की तस्दीक कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इमारत में आग लगने की वजह का ताहाल तायुन नहीं हो सका। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी वो कभी अफ्रीका के अमीर तरीन शहर में बड़ा कारोबारी मरकज भी रहा है। जोहान्सबर्ग शहर का अंदरूनी इलाका जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्ती के खात्मे के बाद कई दहाइयों से बड़े पैमाने पर तबाही का शिकार हो गया। इस मराकज से तिजारती कंपनियां दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गईं, जिसके बाद इस इमारत को रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिनमें अफ्रीकी बराआज़म भर के मुहाजिरीन और तारिकीन वतन भी शामिल हैं। दूसरी जानिब एशियाई मुल्क फिलिपाइन के रिहायशी इलाके में मलबूसात की फैक्ट्री में आग लगने से 15 कीमती जानें चली गईं, जिनमें फैक्ट्री का मालिक और इसका बेटा भी शामिल है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आग दिन के वक्त लगी जब ज्यादा फैक्ट्री वर्कर्स अपने काम काज में मसरूफ थे। 2 मंजिला फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से 3 अफराद ने छलांग लगाई, जिनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके जिस्म की हड्डियां टूट गईं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। दोबारा आपसे मंडे को मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।